गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं सोनू तिवारी आप लोग का टारगेट विद सोनू यूट्यूब फैमिली में स्वागत करता हूं। चलिए, प्राचीन इतिहास हम लोग पढ़ रहे थे, उसमें स्टार्ट करते हैं कि स्रोतों के आधार पे जो इतिहास को डिवाइड किया गया है वो 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट होता है प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल। सेकेंड होता है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल। और थर्ड होता है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल, ठीक है। तो स्रोतों के आधार पे इतिहास को 3 पार्ट में हमने डिवाइड किया पढ़ने के लिए सुविधा के अनुसार। प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। अब प्रागैतिहासिक काल में हम लोग देखते हैं कि 25 लाख बीसी से 25 लाख बीसी से और 10,000 बीसी तक इसमें कवर करते हैं। 10,000 का अगर देखा जाए तो इसमें लगभग 3,000 बीसी तक लेके आ जाइए, 3,000 बीसी तक, ठीक है ना। आद्य ऐतिहासिक को 3,000 से लेकर के बीसी से लेकर के 1,000 बीसी तक, और ये 1,000 बीसी से आगे, ठीक है। 25 लाख बीसी से 3,000 बीसी, 3,000 बीसी से 1,000 बीसी और 1,000 बीसी से अभी तक के इतिहास को ऐतिहासिक कहते हैं। 3,000 बीसी से 1,000 बीसी तक को आद्य ऐतिहासिक काल, और प्रागैतिहासिक 25 लाख बीसी से 3,000 बीसी तक। आपसे कोई पूछे कि सबसे लंबा समय इतिहास का किस काल में रहा, तो आप कहोगे प्रागैतिहासिक काल में रहा सबसे लंबा। इसलिए कि देखिए 25 लाख बीसी से कहां तक, 3,000 बीसी तक। बीसी का मतलब क्या होता है, बीसी इसका मतलब होता है कि देखिए आप ये सोच रहे हो 25 लाख से नीचे घट रहा है, तो यहां ईसा मसीह के जन्म के समय 0 मान लिया गया, और ईसा मसीह के जन्म से आगे जाएंगे तो 1 2 3 4 ऐसे काउंट होगा, जिसे हम लोग एडी कहेंगे। और जब पीछे जाएंगे तो 1 2 3 4 5, ये क्या हुआ, बीसी हुआ। तो अगर यहां से आप चलना स्टार्ट करेंगे 5 पे है, और यहां आएंगे तो 5 से 2 पे आ जाएंगे बीसी पे, और यहां से चलना स्टार्ट करेंगे, यहां आएंगे तो 1 से 3 पे जाएंगे। मतलब जब एडी की तरफ ईसा मसीह के जन्म के आगे हम लोग काउंट करते हैं तो एडी में देखते हैं आगे बढ़ता है, जबकि बीसी में देखते हैं तो पीछे आता है, ठीक है। तो 25 लाख बीसी से 3,000 बीसी तक हम लोग प्रागैतिहासिक काल देखेंगे। आद्य ऐतिहासिक देखेंगे 3,000 बीसी से 1,000 बीसी, और ऐतिहासिक देखेंगे 1,000 बीसी से उसके आगे, ठीक है। अब इसमें देखते हैं हम लोग कि प्रागैतिहासिक काल में किसको पढ़ेंगे। प्रागैतिहासिक काल में हम लोग अध्ययन करेंगे पाषाण काल का, पाषाण काल का, ठीक है। आद्य ऐतिहासिक काल में हम लोग अध्ययन करेंगे हड़प्पा सभ्यता का, हड़प्पा सभ्यता, और इसमें वैदिक सभ्यता से आगे का पढ़ेंगे, वैदिक सभ्यता से आगे का पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे प्रागैतिहासिक काल में पाषाण काल को, ठीक है। अब इसमें क्या है, प्रागैतिहासिक काल की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे स्टार्ट करके हम बता देते हैं। पाषाण काल, प्रागैतिहासिक काल वह ऐतिहासिक काल होता है जिसमें कोई भी लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, न तो लिखा गया है न तो पढ़ा गया है, न तो लिखा गया है न तो पढ़ा गया है, वैसा काल क्या कहलाएगा, प्रागैतिहासिक काल कहलाएगा। इसमें लिखित साक्ष्य है, लिखित साक्ष्य है, उपलब्ध है, लेकिन पढ़ा नहीं गया है, पढ़ा नहीं जा सका है, ठीक है। मतलब सांकेतिक, कैसी भाषा थी आद्य ऐतिहासिक काल लोगों की, तो सांकेतिक थी, सांकेतिक, सांकेतिक भाषा थी। क्लियर हुआ। तो अगर लिखित है, सॉरी, लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है उसे कहते हैं प्रागैतिहासिक काल। अगर लिखित साक्ष्य है लेकिन पढ़ा नहीं गया है तो आद्य ऐतिहासिक काल। और यहां लिखित साक्ष्य भी है, लिखित है भी और पढ़ा भी गया है, लिखित भी है और पढ़ा भी गया है, ठीक है। तो इसमें हम लोग पहला स्टार्ट करें प्रागैतिहासिक काल। आपको नोट करना हो तो आप नोट कर लीजिए,
हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रागैतिहासिक काल, उसके बाद हम लोग देखेंगे आद्य ऐतिहासिक, उसके बाद से ऐतिहासिक देखेंगे। ठीक है, चलिए। तो प्रागैतिहासिक काल का एग्जाम्पल हम उठाएंगे तो लेंगे पाषाण काल को। और पाषाण काल क्यों कहा गया है? इसलिए कि इस समय पत्थरों का प्रयोग किया गया था। किसका प्रयोग किया गया था? पत्थरों का। मतलब जो भी वो लोग यूज करते थे औजार के रूप में, वो क्या होता था? पत्थर होता था। तो इसलिए इसे क्या कहते हैं? पाषाण काल कहते हैं। पाषाण का मतलब होता है पत्थर, स्टोन एज कहते हैं। चलिए हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, पाषाण काल या स्टोन एज। ठीक है, इसको हम लोग पढ़ेंगे पाषाण काल को। अब पाषाण काल को हम 3 प्रकार से डिवाइड करते हैं। कौन कौन सा? पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ठीक है, तो अब देखते हैं हम लोग कि इसका एज क्या था, मतलब किस समय से किस समय तक हम लोग पूरा पाषाण काल कहेंगे। तो पूरा पाषाण काल का जो एज हम देखेंगे वो देखेंगे 25 लाख बीसी से स्टार्ट होगा और अप्रॉक्स 10,000 बीसी तक जाएगा। ठीक है, इसको देखेंगे तो ये 10,000 बीसी से स्टार्ट होगा और 5,000 बीसी तक जाएगा। इसको देखेंगे तो ये 5,000 बीसी से स्टार्ट होगा, अप्रॉक्स 3,000, कहीं कहीं 2,000 भी आएगा, बीसी तक जाएगा। ये दोनों काल जो होते हैं ये संक्रमण काल हैं। संक्रमण काल, संक्रमण काल का मतलब क्या होता है कि कहीं कहीं पे आपको मध्य पाषाण काल अभी देखने को मिल रहा होगा, तो कहीं कहीं पे नव पाषाण काल देखने को मिल जाएगा। अब आप सोचोगे ये मतलब क्या है कि कहीं मध्य पाषाण काल देखने को मिल रहा होगा, कहीं नव पाषाण काल। जैसे देख लीजिए अभी 5G सेवा उपलब्ध कराई जा रही है हर जगह पे, तो कहां पे स्टार्ट हुआ? अगर कहा जाए कि 2022 में 5G सेवा कहां उपलब्ध हुई? भारत में 2022 में 5G सेवा उपलब्ध हो गई। ठीक है, लेकिन अगर साक्ष्य के आधार पर देखा है तो गांव में आके देखोगे तो 2023 में आके मिलेगा या 24 में मिलेगा, लेकिन शहरों में 2022 में ही मिल गया। तो हम क्या कहेंगे कि 2022-23 संक्रमण काल हो गया 5G का, कहीं मिल रहा है कहीं नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो उसी आधार पर हम देखेंगे कि मध्य पाषाण काल का एज जो है, ये एज जो है नव पाषाण काल का, ये संक्रमण काल कुछ समय तक आता है। कई जगह तो नव पाषाण काल का एज को हम 10,000 बीसी से 3,000 बीसी तक बोल देते हैं। ठीक है, ऐसा टॉपिक जिसपे डिबेट हो, जिसपे कोई कंफर्मेशन नहीं हो, उस पर आयोग क्वेश्चन नहीं पूछता है, तो इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिएगा। ठीक है, चलिए अब पूरा पाषाण काल को देखते हैं कि 25 लाख ईसा पूर्व में क्या हो रहा था। तो जितने लोग थे पूरा पाषाण काल में, वो लोग क्या थे? आखेटक थे। आखेटक, आखेटक मतलब क्या होता था? आखेटक का मतलब होता है कि शिकार करना, शिकार और खेलने के लिए करना। ठीक है, आखेटक जंगल में घूमना, मतलब जानवरों को मारना और भोजन वहीं से अपना भोजन ग्रहण करना। तो भोजन लोग क्या करते थे कि जैसे आज एक बड़ा जानवर उन्होंने मार दिया, तो उसको आज खाएंगे, कल खाएंगे, परसों खाएंगे, जब तक वो रहेगा, मतलब भोजन को संग्रह करते थे। आखेटक के साथ साथ हम क्या कहेंगे इनको? खाद्य संग्राहक थे। खाद्य संग्राहक, संग्राहक, संग्रह मतलब क्या होता है? इकट्ठा करना, खाद्य मतलब भोजन। ठीक है ना, तो भोजन इनका काम ही था। आखेट करना मतलब जानवरों को मारना और वहां से भोजन कलेक्ट करना, आज के लिए कल के लिए ये लोग भोजन इकट्ठा करते थे। आज हम लोग क्या करते हैं, जैसे आप लोग पढ़ रहे हो, आज आप कौन सा संग्राहक हो? तो आप ज्ञान संग्राहक हो। और आजकल के लोग के कैसे संग्राहक हैं? तो वो धन संग्राहक हैं, मतलब पैसा इकट्ठा करते हैं, भोजन इकट्ठा नहीं करते हैं। पैसा रहेगा तो हम भोजन वगैरह खरीद लेंगे। ठीक है, लेकिन उस समय क्या था? खाद्य संग्राहक थे, आखेटक थे। कि कौन से लोग? पूरा पाषाण काल के लोग। और क्या थे ये लोग? आखेटक हो गया, खाद्य संग्राहक हो गया। कैसे हथियार यूज करते थे जानवरों को मारने के लिए? किस प्रकार के हथियार यूज करते थे? देखो, कोई हथियार इनके पास नहीं था, बहुत बड़े बड़े पत्थर लेकर के और कहीं चट्टानों पे चढ़ गए। मान लो संकरा गलियारा है जहां से जानवर आते जाते हैं, और पत्थर लेकर के और पहाड़ों पे चढ़ गए या किसी पेड़ पे चढ़ गए, और उधर से जैसे ही झुंड जानवरों का निकला, उधर से पत्थर को लुढ़का दिए, छोड़ दिए। पत्थर आया, किसी जानवर पे गिरा, 1-2 जानवर उसी में दब के मर गए, तो उसको ये नोच नोच कर भोजन अपना ये बनाते थे।
बात समझ आ गया ना, भोजन करते थे। तो ये उनके पत्थर, उनके हथियार कौन से थे, तो पत्थर थे, पत्थर, बहुत बड़े बड़े पत्थर, मतलब यहां लिखेंगे बड़े पत्थर, बड़े पत्थर, ये हथियार के रूप में यूज करते थे। क्लियर है, बड़े बड़े पत्थर। अच्छा आप बताओ कि अभी हम क्या बोले आपसे कि जहां से शंकरा हो, पहाड़ों पे चढ़ गए, वहां से पत्थर फेंके, इसका मतलब सर ये लोग वहीं पे रहते होंगे जहां पे पहाड़ हो। तो जितने साक्ष्य आपको मिलेंगे वो हम आपको बताएंगे, वो पहाड़ों और नदियों के बीच में ही मिलेंगे। इसलिए कि नदी के पास पहाड़ है, मान लो नदी के पास पहाड़ है, तो नदी के तरफ जानवर जाएंगे पानी पीने के लिए, और पहाड़ जहां से नदी निकलती है, कटा हुआ भाग जो ये गार्ज बन जाता है, उसके बीच से निकलते हैं वो लोग, वहीं पे वो लोग शिकार करते थे। या वहां वैसा सिचुएशन नहीं है तो क्या करते, बड़े बड़े पेड़ों पे चढ़ जाते थे पत्थर लेकर के। तो देखो, पत्थर ले करके बड़ा और पेड़ पे चढ़ के उसको छोड़ना टफ हो गया, लेकिन हम चढ़ गए पहाड़ पे, तो वहीं पे कोई बड़ा पत्थर हो जिसको बस हमको फोर्स करके पुश कर क्या कर देना है, लुढ़का देना है, और किसी जानवर पे जाके गिर जाएगा, वो दब जाएंगे। तो इन लोगों का निवास स्थान मैदानी इलाकों में रहा होगा कि पहाड़ी इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में, वैसे पहाड़ी इलाकों में जहां से नदियां निकलती हैं। ठीक है, इसको हम लोग आगे देखेंगे क्या 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 साक्ष्य है। तो बड़े पत्थर इनके औजार हो गए। कृषि, पशुपालन, ये सब का खोज नहीं हुआ था। कई जगह पर साक्ष्य मिलता है कि आग का खोज हुआ था, आग का खोज हुआ था, लेकिन ये लोग उसका उपयोग नहीं जानते थे। ये लोग कहा जाता है कि ये जब जंगल में आग लग जाता था, भाई जंगल में घर्षण होगा तो आग लगेगा ही, तो जंगल में आग लग जाता था तो ये लोग भाग जाते थे। हाँ, बाद में आते थे, जो जानवर जल के मरे हैं उनका मांस ये खाते थे। तो आग का खोज मान लिया था कि हो गया था, लेकिन उसका उपयोग करना ये लोग नहीं जानते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग मध्य पाषाण काल के बारे में। तो मध्य पाषाण काल के लोग जो थे वो भी आखेटक थे, आखेटक रहेंगे ही भाई, शिकार तो करेंगे, आखेटक थे। और क्या थे, खाद्य संग्राहक ये भी थे, सही बात है, खाद्य संग्राहक, खाद्य संग्राहक अच्छे समझ में आ गया होगा। भोजन कल के लिए बचा कर रखना, परसों के लिए आने वाले समय के लिए भोजन बचा कर रखना, ये खाद्य संग्राहक हो गए। अब यहाँ पे बड़े पत्थर के स्थान पे ये लोग नुकीले पत्थर, छोटे छोटे आकार के पत्थर यूज करने लगे, छोटे आकार के पत्थर यूज करने लगे। ठीक है, अब ये लोग स्मॉल स्टोन, छोटे आकार के पत्थर। अब आप सोचोगे सर बड़े आकार में तो मान लीजिए किसी हाथी के ऊपर भी गिरा दिया जाए पत्थर पहाड़ से तो वो दब के मर जाएगी, लेकिन छोटे आकार के पत्थर से क्या होगा। तो देखो, छोटे आकार के पत्थर थे लेकिन नुकीले थे। मान लो कोई छोटा जानवर है 5-10 केजी का, वो दौड़ के भाग रहा है, अब इतना बड़ा पत्थर जो नुकीला है उसको चलाए, कोई मारा होगा ऐसे चला के, अब वो जाके उसके पेट में धंस गया, ब्लड आया, वो गिर के मर गया। तो इन लोगों को लगेगा कि उतना मेहनत करने से अच्छा है कि छोटा पत्थर ही क्या कर दें, हम यूज करें। तो मध्य पाषाण काल आते आते ये लोग छोटे आकार के पत्थर औजार के रूप में प्रयोग करने लगे जो नुकीले होते थे। ठीक है, नुकीले होते थे। अब कई बार क्या होगा कि जैसे पत्थर का फर्चा निकल जाता है, इतना बड़ा निकल गया नुकीला, उसको चला के मार दिए। जैसे ही चला के मारे तो इतना छोटा पत्थर किसी बड़े बड़े जानवर के पेट में, जैसे हिरण है, ठीक है, नीलगाय है, इन लोगों के पेट में हल गया और ये गिर गए। तो इन लोगों को लगा कि अब हमारा हथियार कौन सा होना चाहिए, बड़ा पत्थर, उतना मेहनत करने से बढ़िया है कि नुकीले पत्थर का प्रयोग करो। तो इस समय छोटे आकार के पत्थर औजार के रूप में प्रयोग होने लगे। ठीक है, आग का ये लोग प्रयोग करना जान गए, अब आग का प्रयोग करना जान गए, आग का प्रयोग होने लगा। ठीक है, आग का प्रयोग होने लगा था। अब यहां पे होता है कि क्या कृषि के साक्ष्य थे, इसका साक्ष्य नहीं मिलता है, लेकिन अंत्येष्टि का साक्ष्य मिलता है। अंत्येष्टि, अंत्येष्टि क्या है जी, अंत्येष्टि एक संस्कार होता है। जब मनुष्य की मृत्यु होती है तो अंतिम संस्कार उसे कहा जाता है, जो 16वां संस्कार होता है, 16 संस्कारों में से उसे अंत्येष्टि कहा जाता है। तो इसका मतलब साक्ष्य मिलता है कि मध्य पाषाण काल में लोग अंत्येष्टि को जानने लगे कि मृत्यु होने के बाद से उनको क्या कर दिया जाए, दफना दिया जाए। ठीक है, तो इसके साक्ष्य मिलते हैं हमारे पास। ठीक है, अब देखते हैं नव पाषाण काल में। जैसे ही नव पाषाण काल में आते हैं तो क्या देखते हैं कि यहां पे कृषि के साक्ष्य मिलने लगे। ये आखेटक रहे होंगे, सही बात है, आखेटक थे, अभी भी खाद्य संग्राहक थे, खाद्य संग्राहक थे। अब छोटे आकार के पत्थर के जगह पे ये लोग स्लेट पत्थर का यूज करने लगे। किसका, स्लेट पत्थर का, स्लेट पत्थर। और छोटे आकार के पत्थर को क्वार्टजाइट पत्थर कहते हैं, यहां नोट कर लीजिए, क्वार्टजाइट पत्थर कहते हैं, यहां स्लेट पत्थर। अब स्लेट पत्थर का मतलब क्या हुआ, देखिए संगमरमर का पत्थर देखे है ना, इतना पतला होगा और लंबा लंबा स्लेट रूप में होता है।
तो वो पत्थर अगर इतना छोटा हो जाए, उसको चला के ऐसे मार दो तो घूमते हुए बहुत दूर तक जाएगा। तो स्लेट पत्थर, नुकीले पत्थर, किसी जैसे मतलब ये लकड़ी पे आगे पत्थर को खोस के उसको चला के मारना, ये सब कला इन लोगों को आ गई थी नवपाषाण काल में। ठीक है, स्लेट पत्थर का उपयोग करने लगे। उसके बाद से आग का तो खोज था ही, इसमें भी आग का रहेगा। कृषि का खोज हो गया, कृषि का खोज हो गया, बहुत ही बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन, कृषि का खोज हुआ। अब ये बताएंगे आपको कि कृषि का खोज कहां से हुआ था। तो सबसे पहले जो कृषि हुआ वो किसका हुआ था? गेहूं और जौ, गेहूं और जौ की खेती इन लोगों ने किया था। ठीक है, अप्रोक्स कितने समय पहले? तो अप्रोक्स ये दिखाई दे रहा है, अब नीचे यहां लिखते हैं हम, ये 7000 बीसी में ये लोग कृषि के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। कृषि के आप कहोगे सर 5000 बीसी से 3000 बीसी तक ही नवपाषाण काल है, आप कह रहे हैं तब तो मध्य पाषाण काल में हो गया। भाई ये संक्रमण काल चल रहा था, संक्रमण काल है। ठीक है, तो 7000 बीसी में कृषि के साक्ष्य उपलब्ध होते हैं और सबसे पहले गेहूं और जौ की खेती ये लोग करते हैं। ठीक है, अब आप बताओ, अगर कहीं पे खेती होगी तो आपको वहां रुकना पड़ेगा। जैसे हम अपने खेत में गेहूं की बुआई कर लिए, ठीक है, और अगर चाहे गेहूं की बुआई करके हम निकल जाएं, फिर आए जब गेहूं को काटना होगा, तो ऐसा पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। तब तक कोई जानवर या कोई लोग उसको नुकसान पहुंचा देंगे, तो हमको वहां रहना होगा। इसका मतलब यह है कि अस्थाई निवास का भी प्रचलन हो गया। अस्थाई निवास कब? नवपाषाण काल में। क्यों? इसलिए कि जब कृषि करेंगे तो अस्थाई निवास होगा। अब आप बताओ, जब कृषि करेंगे अस्थाई निवास हो जाएगा हमारे पास, गेहूं की बुआई हमने कर दिया, तो गेहूं की बुआई के लिए हमको पानी चाहिए। और आपको पहले ही बता चुके हैं कि जहां पहाड़ी इलाका है और नदी का इलाका है, उसी क्षेत्र में ये लोग क्या कर रहे थे? रह रहे थे शुरू से ही। अब मैदानी इलाकों में आए, लेकिन मैदान कौन से मैदानी इलाकों में? जिस मैदानी इलाकों में नदियां हैं, जैसे गंगा नदी के क्षेत्र में आ गए आप, तो गंगा नदी के कुछ किनारों पे बहुत दूर जाकर रह जाएंगे। इनके पास थोड़ी बुद्धि था कि कुआं खोदें और वहां से पानी से सिंचाई करें, ये तो था नहीं। तो क्या करेंगे ये लोग? धीरे धीरे नदियों के किनारों की तरफ आके बसने लगे और वहां स्थायी निवास बनाए और पानी को उठा उठा करके और ले खेतों में सिंचाई किए। अब सोचने वाली बात यह है कि सर किस चीज में लेके जाते होंगे? तो पहली बार मिट्टी के बर्तन बनाने स्टार्ट किए इन लोगों ने। मिट्टी के बर्तन, मान लो कि इतना चौड़ा बर्तन कोई बन गया ऐसे, और लेके गए, पानी खेतों में सिंचाई हुआ, पानी अपने यूज के लिए लेके गए। तो मिट्टी के बर्तन को कहते हैं मृदभांड। क्या कहते हैं? मृदभांड। आपसे कोई पूछे कि मृदभांड का कब ये लोग प्रयोग कर रहे थे? नवपाषाण काल में। क्यों भाई? कृषि होगा तो मृदभांड चाहिए। अब मृदभांड को ऐसे मान लो बना दिया गया, ऐसे कटवत जैसे, और उसको और अच्छे से बना दो, शेप दे दो, तो क्या बन जाएगा? घड़ा बन जाएगा। अब घड़े में मृदभांड मतलब ऐसे मान लो कठवत में पानी ले लिए और लेकर चल रहे हो, थोड़ा सा उधर उधर हुआ, पानी गिर जाएगा। लेकिन अगर घड़ा बन जाए, इधर उधर हो तब भी पानी गिरेगा नहीं और ज्यादा पानी आएगा। तो आगे चल के घड़े का निर्माण हुआ। घड़ा, बात समझ में आ रहा ना? पहले मृदभांड बना, उसके बाद से घड़ा बना, उससे पानी ये लोग लेके आते थे। दूसरा फायदा क्या हुआ? घड़े को सुराही जैसे बना लो, जैसे घड़ा बन गया, उसका मुंह और लंबा, उसमें अनाज रख के और सेप रख दो, अनाज रख के आगे रख दो, आगे समय के लिए। बात समझ में आ रही है ना? तो नवपाषाण काल के लोग मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग करने लगे, जिसे मृदभांड कहते हैं या घड़ा कहते हैं। ठीक है, उसके बाद अब बताओ, जैसे कुछ लोग कृषि में ही लग गए, कुछ लोग आखेटक ही रहे, कुछ लोग जंगल से शहद इकट्ठा कर रहे हैं। तो भाई जो खेती कर रहा है उसको जंगल का शहद नहीं मिलेगा, जो जंगल में शहद उत्पादन कर रहा है उसको खेती से अनाज नहीं मिलेगा। तो आदान प्रदान भी होने लगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ एक जगह से दूसरी जगह अनाज ले जाने के लिए भी इनको साधन की आवश्यकता है। तो ये लोग पहिए की खोज किए। नवपाषाण काल में किसका खोज आता है? पहिया। पहिया क्यों? ये पहली बार पहिया किस चीज का बना होगा? मिट्टी का, इसलिए कि मृदभांड है, मिट्टी का, मिट्टी का पहिया। ठीक है, और उससे ये लोग क्या करते थे? माल की ढुलाई करना स्टार्ट कर दी। तो आपसे पूछा जाएगा कि नवपाषाण काल में आग की खोज थी? पहले से ही थी। कृषि की खोज हुई? हाँ, सबसे पहली बार गेहूं और जौ की खेती हुई। अस्थाई निवास हुआ। ठीक है, मृदभांड का उपयोग करते थे नवपाषाण काल में। पहिया का खोज हुआ। ठीक है ना? पहिया, काठ गाड़ी या घोड़ा गाड़ी जिसे कहेंगे आप। अब ये साक्ष्य नहीं प्राप्त होता है कि वो बैल लेके खींचता था, कि कोई घोड़ा लेके खींचता था, कि ये इंसान खींचता था, इसका कोई साक्ष्य नहीं है। हाँ, पहिए का खोज हो चुका था। ठीक है, तो ये रहा, इसको आप नोट कर लीजिए। उसके बाद प्रमुख जो स्थान है उसको मैं आपको मैप के माध्यम से समझा देता हूं। चलिए, तो अब प्रमुख स्थल को मैं बता देता हूं भारत के मैप में कि कहां पे कौन सा है जो पाषाण काल में
साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि मेहरगढ़ से आपको कृषि के साक्ष्य मिले हैं। किसका मिले हैं? कृषि के साक्ष्य, कृषि, जिसमें गेहूं और जौ के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं मेहरगढ़ से। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कोल्डीहवा कहां पे? यूपी में कोल्डीहवा से चावल के प्रथम साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, सबसे पहले ध्यान रखिएगा, सबसे पहले कृषि के साक्ष्य मेहरगढ़ से, उसमें कौन से? तो गेहूं और जौ का साक्ष्य मिला है। चावल का कोई पूछे तो कहां से बोलोगे? कोल्डीहवा से मिला है। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग यहाँ पे कि चौपानी मांडो, ये क्रम से मैं बता रहा हूं जो सबसे इंपॉर्टेंट है। चौपानी मांडो ये कहां पे है? यूपी में है। यहां से मृदभांड के साक्ष्य मिले हैं, मृदभांड के, जितना हम आपको उपयोग में बता चुके हैं, पसाड़ काल अभी बताया आपको, पूरा पसाड़ काल में, नव पसाड़ काल, मध्य पसाड़ काल, तो उन सबका साक्ष्य कहां से मिला है उसको मैं बता रहा हूं, जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। चौपानी मांडो से क्या है? मृदभांड मिला है। चिरांद, यूपी, चिरांद मतलब कहां पे? ये सारण में, सारण, छपरा, यहां से क्या मिला है? तो हड्डियों के औजार मिले हैं, हड्डियों से बने औजार, हड्डियों के औजार मतलब हथियार। वो किस चीज की हड्डी के थे? तो ये आप देखेंगे कि हिरण के सिंग, हिरण का सिंग था जो हड्डी मिला था। ठीक है, उसके बाद देखेंगे हम लोग कि पल्लौरम और अतिरम पक्कम, तो अतिरम पक्कम से हमको कुल्हाड़ी के साक्ष्य मिले हैं। किसका मिला है? कुल्हाड़ी का साक्ष्य मिला है। और पल्लौरम से क्या मिला है? तो मानव खोपड़ी का साक्ष्य मिला है, खोपड़ी का साक्ष्य मिला है। कहां से? पल्लौरम से। ठीक है, पल्लौरम से क्या मिला है? मानव खोपड़ी का साक्ष्य मिला है। ठीक है, अब देखिए यहां बागौर है, बागौर और आदमगढ़, यहां से पशुपालन का साक्ष्य मिला है। किसका मिला है? पशुपालन का साक्ष्य मिला है, कहां से? बागौर और आदमगढ़। अब पशुपालन में किस पशु का? तो सबसे पहले जो पशुपालन में पशु को मतलब पाला गया वो था कुत्ता। ठीक है, पशुपालन में कुत्ते का साक्ष्य मिला है कि कुत्ते को पालतू बनाया गया था, प्रथम पशु था। ठीक है, कहां से? आदमगढ़ से, और बागौर थे। बागौर कहां है? राजस्थान में है। आदमगढ़ कहां है? एमपी में है। ये कहां है? राजस्थान। और ये कहां है? मध्य प्रदेश। ठीक है, उसके बाद देखते हैं भीमबेटका, ये कहां पे है? भीमबेटका ये भी मध्य प्रदेश में, एमपी में ही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो जो मध्य प्रदेश से रिलेटेड हो तो वहां से भीमबेटका पूछेगा ही, या ऐसे ही बहुत बार पूछा हुआ है। तो इसका क्या महत्व है? इसका महत्व ये है कि जो मध्य प्रदेश में ये विंध्य की पहाड़ियां हैं उसमें गुफाओं में चित्रकारी की गई है। क्या किया गया है? चित्रकारी की गई है। और इस चित्रकारी की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? कि यह तीनों कालों में है, तीनों मतलब पूरा पसाड़ काल, पूरा, मध्य और नव। देखो क्या होता है, आज भी गांव में जो लोग खाली बैठ जाते हैं, किसी पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं, तो बैठ के एक लकड़ी ले लेंगे और लकड़ी लेकर कुछ ना कुछ फूल चित्र वगैरह बनाने लगेंगे। उसके बाद देखो आदमी को क्या करते हैं, कहीं दीवार मिला, कोई पत्थर उठाया, उस पर भी कुछ ना कुछ कला कर देते हैं। आज तो देखो शहरों में तो जहां कुछ लिखा होता है उसको मिटा कर दूसरा कुछ लिख देते हैं सब। तो ये क्या है? ये है जो पुराना इतिहास हम लोग का चलता आ रहा है कि बैठ के जो खाली हो तो चित्रकारी करते रहो, वही का साक्ष्य है। तो भीमबेटका से हमको क्या मिला? चित्रकारी का साक्ष्य मिला है। ठीक है, पूरा पसाड़ काल, नव पसाड़ काल, मध्य पसाड़, तीनों काल का साक्ष्य मिला है। और ये चित्र कैसे बनाते थे लोग? किस चीज का बनाएंगे चित्र? आपसे पूछा जाए किस चित्र का, तो आप क्या कहोगे? जिनको देखेंगे। जैसा हम लोग क्या करते हैं, हमको बनाना हो अगर तो हम किसी भगवान का बना देंगे, इसलिए फोटो हम देखे हैं। ठीक है, लेकिन ये लोग तो देखे नहीं, तो क्या करेंगे? पशुओं का या जानवरों का। ठीक है ना, ये क्या करते थे? चित्रकारी करते थे। कहां पे साक्ष्य मिला है? तो भीमबेटका में मिला है। ठीक है, अब देखेंगे मेहरगढ़ बता चुके हैं। बुर्ज होम ये कहां पे है? जम्मू कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर में। अब यहां से किसी का साक्ष्य मिला है? तो आपको बताया था ना कि नव पसाड़ काल में आकर के और इंसान क्या हो गया था? इंसान अस्थायी निवास बनाना स्टार्ट कर दिया था, तो इसमें अस्थायी निवास का साक्ष्य मिला है। और ये जो घर बना हुआ है वो गर्त होम है। क्या है? गर्त होम का मतलब क्या होता है? गर्त होम का मतलब होता है
चलिए इसको इधर समझाते हैं। गर्तोम का मतलब क्या होता है कि देखो जम्मू कश्मीर में क्या है, ठंडा बहुत ज्यादा पड़ता है, तो ठंडा जब बहुत ज्यादा पड़ेगा, आज भी देखो क्या होता है, जब ठंडा ज्यादा पड़ता है तो जो जानवर हैं वो गड्ढा खोद करके और मिट्टी के अंदर चले जाते हैं। जैसे कुत्ते भी क्या करते हैं, मिट्टी को हटाएंगे पैरों से अपने और उसमें दुबक के बैठ जाएंगे, तो गर्मी मिलती है उन लोगों को। जो सांप वगैरह है वो कहाँ चले जाते हैं, बिल में चले जाते हैं, नीचे जाके बैठ जाएंगे। मेढक है वो भी कहाँ चला, बिल में चला आता है। मतलब पृथ्वी के अंदर जाओगे तो टेम्परेचर बढ़ता है, इसलिए जम्मू कश्मीर लोग क्या कर लिए, गड्ढा खोद करके उसमें घर बना लिए। ठीक है, गड्ढा खोद के बना लिए, कुछ गड्ढे में बनाए, कुछ ऊपर से घास फूस का मिट्टी का, मतलब जैसे घर वगैरह बनाना। गोलाकार बनता था, कैसा बनता था, गोलाकार। गर्तों कैसा बनता था, गोलाकार, गोलाकार बनता था। ठीक है, तो ये सब साक्ष्य हैं जो पूछे गए हैं, वो आपको बता देंगे हम। ठीक है, तो इसमें हो गया। अब देखते हैं सराय नाहर राय, ये कहां पे है, ये भी यूपी में है। तो सराय नाहर राय से अधजली हड्डी का, अधजली हड्डी के साक्ष्य मिलते हैं। अब ये बताओ अधजली हड्डी के साक्ष्य का मतलब क्या हुआ। आपको हम बता रहे थे कि आग की खोज पूरा पसार काल में हो चुकी थी, लेकिन उसका उपयोग करना मध्य पसार काल में जाने लोग। अधजली हड्डी का मतलब क्या हुआ, आग लगा होगा, कोई जानवर जल गया होगा, आधा जला होगा, आधा बच गया होगा, तो ऐसी हड्डी के साक्ष्य मिलते हैं सराय नाहर राय यूपी से। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हथनौरा। तो हथनौरा ये भी कहां है, मध्य प्रदेश में है। यहां भी क्या मिला है, मानव खोपड़ी के साक्ष्य। और मानव खोपड़ी के साक्ष्य कहां पे मिले हैं, मानव खोपड़ी पल्लवरम से। तो याद रखना है, पल्लवरम तमिलनाडु और हथनौरा एमपी, इन दोनों जगह से क्या साक्ष्य मिला है, मानव खोपड़ी के साक्ष्य मिले हैं। तो ये हम लोग का पसार काल समाप्त होता है, जिसमें आप लोग को हम पूरा पसार काल, मध्य पसार काल, नव पसार काल के बारे में एक्सप्लेन किए। ये सब जो पूछा गया मैप के माध्यम से आपको बताने की कोशिश की है, इसको आप लोग बना लेंगे और साथ साथ में आप लोग प्रैक्टिस सेट करते रहेंगे। ठीक है, अगला वीडियो हम लेके आएंगे, वो रहेगा आपका आद्य ऐतिहासिक काल, मतलब जिसका लिखित साक्ष्य है, पढ़ा नहीं गया है, उसका एग्जाम्पल, अर्थात हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता या मोहनजोदड़ो की सभ्यता इसे कहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे। तब तक आप लोग चैनल के साथ बने रहिए। अगर पहली बार आप चैनल पे आए हैं और आपको वीडियो पसंद आ रहा है और इतिहास की श्रृंखला को आप आगे ऐसे ही देखते रहना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पे हमारे साथ बहुत सारे टीचर हैं जो इंग्लिश ग्रामर को कंटिन्यू किए हुए हैं। इंग्लिश ग्रामर आप बेसिक से पढ़ना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और बेसिक इंग्लिश ग्रामर के नाम से पूरा एपिसोड है, उसको आप देखिए। हाई स्कूल का मैथ पढ़ाया जा रहा है, सीटेट का मैथ पढ़ाया जा रहा है, उसको भी आप देख सकते हैं। और जीएस आपको पढ़ना हो तो आप इस चैनल पे बने रहिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।